सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्रहार विषय पर बात करने जा रहा हूँ। प्रहार जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय ने आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रीय नीति के तहत घोषित किया है। प्रहार, देखिए, प्रहार का एक अर्थ है आक्रमण करना, अटैक करना। लेकिन यहाँ प्रहार को जिस रूप में लिया गया है वे अंग्रेजी के 7 डिजिट हैं। PRAHAAR, ध्यान रखिएगा, AAR है। PRAHAAR इन 7 डिजिट से मिलकर बना है प्रहार। और आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो आतंकवाद है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये दो अलग अलग टॉपिक दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। और ये दोनों जो टॉपिक हैं आपके सिविल सर्विस के सिलेबस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो इन दोनों से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 3 में ये दोनों चैप्टर शामिल हैं और मुझे लगता है कि अगर आपके दोनों के प्रश्नों की संख्या मिला दें तो 20 में से 4 प्रश्न तो इस पर होते ही होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रहार है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनलाइन लेक्चर्स के अंतर्गत मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से बातें की हैं। उन्हें सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो आतंकवाद है वो क्या है, और साथ ही साथ हमारे देश के सामने आतंकवाद जो चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है वो क्या है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरीके से इसके माध्यम से लगातार एक चुनौती मिलती रही है, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। अब उसी के कंटिन्यूएशन में मैं प्रहार की चर्चा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देखिए, अभी तक जो आतंकवादी घटनाएं घटती थीं उनमें एक नया परिवर्तन आया है इस दौर में। और वो परिवर्तन आया है, आप यूँ कह लीजिए, इंटरनेट के कारण, संचार माध्यमों में जो क्रांति आई है उसके कारण। अब जो आतंकवादी संगठन हैं वो बाकायदे डिजिटल हमले का सहारा लेने लगे हैं। अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है आम नागरिक के लिए, तो उसका इस्तेमाल वो अपने फ़ायदे के लिए करने लगे हैं। तो अब बाकायदे ये जो आतंकवादी संगठन हैं ये अपने रिक्रूटमेंट के लिए और इंडॉक्ट्रिनेशन के लिए, इंडॉक्ट्रिनेशन कहने का मतलब है कि अपने मत से लोगों को प्रभावित करके खुद में शामिल करने के लिए, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए, लोगों को आतंकवादी घटनाओं में शामिल करने के लिए, अपने गुट में मिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और एक जो दूसरा परिवर्तन आया है वो है कि अब ये जो आतंकवादी जो संगठन है, इनके जो काम हैं उसने वैश्विक रूप धारण कर लिया है। पूरे विश्व में अब ये फैलने लगे हैं और एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं। तो डेफिनेटली इसने एक नए किस्म का चैलेंज दुनिया के सामने रखा है। भारत शुरू से आप जानते हैं कि आतंकवादी घटनाओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा है, और ख़ासकर अगर इस तरह की पीड़ा पड़ोसी देशों से मिलने लगे तब तो हमारे लिए जो चुनौतियां होती हैं वे और भी गंभीर किस्म की हो जाती हैं। तो अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए? तो दोस्तों, मुकाबला करने के लिए सरकार ने नई एक रणनीति घोषित की है, राष्ट्रीय नीति जिसे आप कह सकते हैं, और उसे नाम दिया गया है प्रहार। प्रहार 7 डिजिट। और अब मैं इन 7 डिजिट के आधार पर प्रहार में किस किस तरह की रणनीतियां रखी गई हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पहला शब्द है पी। पी का अर्थ है प्रिवेंशन। हिंदी में आप कहेंगे, इससे पहले कि आतंकवादी घटनाएं हों क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वे हो ही ना, या जो हमले होते हैं उन्हें हम रोक सकें। तो कह लीजिए हमलों की रोकथाम।
इसके लिए जो मुख्य नीति बनाई गई है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में बाकायदे संयुक्त आईबी कार्यबल तैयार किया जाएगा और बहु संस्था केंद्र के जरिए जानकारी साझा की जाएगी। केवल एक ही एजेंसी जानकारियां नहीं लेंगी, बल्कि जो बहुत सारी एजेंसियां होती हैं उन्हें भी ये दायित्व दिया जाएगा कि वे भी जानकारियां इकट्ठी करें और एक दूसरे से वो शेयर करें। और साथ ही साथ हमारी जो भारतीय सुरक्षा बल है उन्हें आधुनिक तकनीक से और हथियारों से लैस किया जाएगा ताकि वे रोकथाम कर सकें। और जो तस्कर होते हैं और जो आतंकवादी समूह होते हैं, कोशिश की जाएगी कि उनका जो एक गठजोड़ बना हुआ है किसी तरह से उस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की जाए या कमज़ोर किया जाए। तो दोस्तों, ये है पहला पी यानी कि प्रिवेंशन। इसके बाद है आर, आर का अर्थ है रिस्पांस। रिस्पांस का मतलब है कि मान लीजिए कि आतंकवादी हमला हो गया तो तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। तो तुरंत प्रतिक्रिया कैसे दी जाएगी? तो पहली प्रतिक्रिया तो स्थानीय पुलिस देगी, स्थानीय पुलिस उसका मुकाबला करेगी और इसके बाद फिर जो हमारे यहाँ एनएसजी और केंद्रीय बल हैं वे उसकी मदद करने के लिए पहुँचेंगे। और इसके लिए राज्यों में विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी दल गठित होंगे। ये है दोस्तों रिस्पांस। दोस्तों, जो तीसरा शब्द है वो है ए, PRA। ये जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज। एग्रीगेशन का मतलब है समन्वित करना, इकट्ठा करना। कैपेसिटी का मतलब है हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं, खासकर आतंकवाद के विरोध में काम करने वाली क्षमताएं, उन्हें हम एग्रीगेट करेंगे, उन्हें समन्वित करेंगे, या यूं कह लीजिए कि एक समग्र दृष्टि विकसित करेंगे, उनमें तालमेल बैठाएंगे ताकि हमारी जितनी भी आंतरिक क्षमताएं हैं वे आंतरिक क्षमताएं एक ही दिशा में एक साथ काम कर सकें। तो क्षमताएं विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका आधुनिकीकरण करेंगे और साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण के लिए भी बाकायदे सजग रहेंगे। लगातार उनका प्रशिक्षण होता रहेगा। दोस्तों, जो चौथा शब्द है वो है एच जो रिप्रेजेंट करता है वो है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ह्यूमन राइट्स जो आतंकवाद है वो सबसे ज़्यादा जो उल्लंघन करता है वो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। नेशनल सॉवरेनिटी पर तो अटैक है ही, लेकिन मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि आप जिस पर अटैक कर रहे हैं वही इससे प्रभावित नहीं होता, उसके साथ के लोग भी प्रभावित होते, आम नागरिक मारे जाते हैं। मानवाधिकार, और फिर कोशिश होगी कि हम मानवाधिकार की रक्षा करें और कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं तैयार करें और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भारत ने पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे में शामिल ऑलरेडी कर लिया है। और ये जो तीनों कानून हैं आपको मालूम होंगे कि हाल ही में लागू हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर है ए, प्रहार का एच के बाद पहला ए, अटेन्यूटिंग रेडिकलाइजेशन, यानी कि जो कट्टरपंथी विचारधारा होती है, जो कट्टरपंथ के जो लोग होते हैं उन पर किस तरीके से एक्शन किया जाए। देखिए, इससे पहले मैंने आपसे कहा था ब्रेन वॉशिंग। शुरू में कोई कट्टरपंथी नहीं होता, कोई आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो संगठन होते हैं उन्हें अपने में शामिल करने के लिए उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो सरकार कोशिश करेगी कि आतंक को पोषण देने वाली जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे एक बेरोजगारी की बात है, लोग बेरोजगारी से तंग आकर के ऐसे संगठनों में शामिल हो जाते हैं, वहाँ उन्हें पैसा मिलने लगता है, एक प्रकार से एक रोजगार जैसा हो जाता है। तो जो भी परिस्थितियां हैं आतंकवाद का पोषण करने वाली, उन परिस्थितियों को कम करेंगे। युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए क्या किया जाएगा? जो हमारे सामुदायिक जो लीडर्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, NGOs होते हैं, उनकी मदद ली जाएगी कि वो युवाओं में उदारता के विचार
पैदा करें। दोस्तों, जो अगला ए है, PRAH का आखिरी ए है, अलाइनिंग एफर्ट्स। अलाइनिंग का मतलब है एक में मिलाना। एफर्ट्स, जो कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों को एक लाइन में किया जाए, एकीकृत किया जाए, एक साथ लाया जाए। यहाँ जो अलाइनिंग है यह अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ है। शुरू में मैंने कहा था कि अब आतंकवाद ने एक तरह से वैश्विक आयाम धारण कर लिया है। एक ही संगठन है लेकिन पूरी दुनिया में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अब आतंकवाद का मुकाबला करना अकेले संभव नहीं रह गया है, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए समन्वय को बढ़ाया जाए। तो जो भी इसके लिए ज़रूरी होंगे, जैसे आपस में कानूनी सहायता संधि करना, प्रत्यर्पण संधियां करना, संयुक्त कार्य समूह बनाना या समझौता ज्ञापन के जरिए विदेशी एजेंसियों से सहयोग लेना, ये सारे काम किए जाएंगे। दोस्तों, अब अंतिम शब्द है आर। आर यानी कि रिकवरी एंड रेजिलियंस। रिकवरी का मतलब है कि जो नुकसान हो गया है उससे जल्दी से उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। रेजिलियंस का मतलब है कि लोगों की सहनशीलता को बढ़ाई जाए, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं। घटना घटने के बाद उनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का आक्रोश आ गया है। तो उनमें कैसे सहनशीलता पैदा की जाए, उन्हें कैसे सहानुभूति दी जाए। तो आतंकी हमले के बाद जो समुदाय होता है, चूँकि वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोशिश की जाएगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए, एकीकृत किया जाए। और इसके लिए जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनकी मदद ली जाए, एनजीओ की सहायता ली जाए, और जो समाज के लोग हैं उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, ये जो प्रहार है 7 शब्दों से बना है, और ये 7 इस प्रहार की नीति के मुख्य स्तंभ भी हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।